हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक बीबीसी जी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल बाइट के बारे में। एनिमल बाइट, इसको रेबीज भी बोलते हैं। अगर कोई डिजीज वगैरह प्रोग्रेस हो रहा है एनिमल बाइट के बाद, उसको रेबीज बोलते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, वैक्सीनेशन वगैरह, एआरवी मतलब एंटी रेबीज वैक्सीन कैसे होता है, क्या होता है, इसका शेड्यूल कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इस डिजीज़ का। तो एनिमल बाइट के बाद क्या होता है, कैसे होता है, उसको ठीक कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल मेकिंग विद सीजी। सो लेट्स स्टार्ट। सो एनिमल बाइट विल कॉज रेबीज। सो कौन से जानवर है जिसके काटने से रेबीज होगा? मोस्टली जो होता है पेट एनिमल्स, उसके काटने से, या फिर स्ट्रीट एनिमल जो होते हैं ऐसे सड़क में घूमते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इसीलिए। तो एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, बैट, हॉर्स, मंकी एंड फॉक्स, इन सब से काटने से होगा। एक्सेप्ट रेट, चूहे के काटने से रेबीज नहीं होगा। मोस्ट कॉमनली ये जो रेबीज है तो होता क्या है, ये मोस्टली हाइड्रोफोबिया करवाता है, मतलब फियर ऑफ वाटर। कितना भी प्यास आपको लगे लेकिन आपको पानी से आपको डर लगेगा। और मोस्टली इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो सलाइवा के थ्रू स्प्रेड होता है। रैप्डो वायरस जो होता है वो उसका मेन पॉजिटिव एजेंट है, और ये मोस्टली सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिशन जो होता है डिजीज का, वो प्रोग्रेशन के लिए वो करता है। तो सलाइवा के थ्रू डिजीज ट्रांसफर होगा, और उसके बाद जो इसका जो फर्दर रेबीज कॉज है, उसका जो सिम्टम्स वगैरह जो अपीयर है वो सब बाद में होगा। देन कम्स द पैथोजेनिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज का पैथोजेनिस होता है क्या? सबसे पहले होता है एक्सपोजर, मतलब एनिमल के बाइट से क्या होगा, इन्फेक्शन। जो रेबीज वायरस है उसके साथ इन्फेक्शन होगा। फिर अपना इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन वायरस होगा, जो कि 20 to 9 डेज लगता है मल्टीप्लाई होने में। फिर सिम्टम्स अपीयर होगा। सिम्टम्स लाइक, तो होता कैसे, जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, वो स्प्रेड होकर नर्व एंडिंग्स तक जाएगा, उधर से सीएनएस तक जाके ब्रेन को अफेक्ट करेगा। वायरस जो है ब्रेन को अफेक्ट करेगा, फिर अपना सिम्टम अपीयर होंगे। तो सिम्टम अपेयर में क्या है, जो प्रोड्रोमा स्टेज अपना 2 to 2 डेज उसके सिम्टम अपेयर के 2 to 10 डेज बाद प्रोड्रोमा स्टेज आता है, जिसमें कि मोस्टली पेन होगा। जहाँ पे कुत्ता काटा था वहाँ पे पेन होगा, पेन एट साइड। फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक हेडेक, फीवर, मैलाइज, ये सब होगा। फिर अपना फास्ट न्यूरोलॉजिकल साइन वो अपियर होगा, जिसको अपन एक्यूट एनकेफेलाइटिस फेज भी बोलते हैं। इसमें सिम्टम्स विल वो सेरिब्रल डिस्फंक्शन, एंजाइटी, कंफ्यूजन, एजिटेशन, ये सब रहेगा। फिर एक्यूट न्यूरोलॉजिकल साइन रहेगा, जो कि फास्ट साइन के 2 to 10 डेज बाद अपियर होगा। उसमें अपना दो सेरिब्रल डिस्फंक्शन विल प्रोग्रेस टू डेलीरियम, एबनॉर्मल बिहेवियर, हेलुसिनेशन, इंसोम्निया, हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया, ये सब अपना साइंस वगैरह रहेगा। और फिर ऑनसेट ऑफ कोमा होगा, और लास्ट में डेथ भी हो सकता है। तो ये था अपना पैथोजेनिस ऑफ रेबीज। तो अगर आपको रेबीज हो गया तो उसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट वगैरह का क्या प्रोसेस रहता है। प्रिवेंशन मतलब कोई भी डिजीज होने से पहले या फिर बाद में, वो फर्दर जो एंड स्टेज डिजीज होता है वहाँ तक, जो सीरियस प्रॉब्लम होता है वहाँ तक स्प्रेड ना होने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रिवेंशन। तो सबसे पहले अपना होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब डिजीज होने से पहले आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। मतलब मोस्टली क्या, जो वेटरिनरीज होते हैं, डॉग हैंडलर्स होते हैं, या फिर जो पेट एनिमल होते हैं, उसको वैक्सीनेशन किया जाता है। फिर आता है अपना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब एक्सपोज आप हो गए, एनिमल बाइट हो गया, उसके बाद आपको क्या प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देना है। फिर अपना लास्ट में आता है पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट वगैरह में क्या करना है। तो कोई भी एनिमल अगर आपको काटता है तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी 1 जो स्लाइट रिस्क एरिया होता है, कैटेगरी 2 मतलब मॉडरेट रिस्क, और जो कैटेगरी 3 होता है वो सीवियर रिस्क एक्सपोजर बोलते हैं। तो मोस्टली रिस्क क्यों है, क्योंकि जो ये एनिमल बाइट के बाद फर्दर इन्फेक्शन बढ़ के आपको ब्रेन इन्फ्लेमेशन कर सकता है, ब्रेन डैमेज कर सकता है, कोमा स्टेज में ला के डेथ भी करा सकता है। तो इसलिए को कैटेगराइज किया है स्लाइट, मॉडरेट एंड सीवियर रिस्क। तो कैटेगरी 1 क्या है? कैटेगरी 1 मतलब द टाइप ऑफ एक्सपोजर क्या होता है कैटेगरी 1 में। एनिमल का लीक और इंटा स्किन, जो स्किन जो है वो टीयर नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहेगा। और मोस्टली टचिंग और फीडिंग एनिमल, उसका तो सैलेवे वगैरह आपके शरीर में लगता है, उसको आप कैटेगरी 1 में रखते हैं। तो मोस्टली इसका जो ट्रीटमेंट होता है लोकल वुंड ट्रीटमेंट में रहता है, और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। तो फिर लोकल वुंड ट्रीटमेंट क्या है, इसमें करते क्या है? सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ वुंड विथ सोप एंड रनिंग वाटर फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट
या फिर हम कर सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट लाइक अल्कोहल या फिर पोविडोनाइडिन यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर हम अगर इन्फेक्शन वगैरह आपको लग रहा है तो एंटीबायोटिक उसका खा सकते हैं, या फिर अगर स्किन लेसरेटेड वुंड है तो उसको सुचेर वगैरह कर सकते हैं, जो कि मोस्टली अगर करते हैं तो 24 to 48 आवर आफ्टर एनिमल बाइट करते हैं। फिर कैटेगरी टू में जो एक्सपोजर होता है वो कैसे रहता है, मतलब माइनर स्क्रैचेस और एब्रेजन विदाउट ब्लीडिंग, मतलब एनिमल बाइट कर दिया जो नॉर्मल स्क्रैच वगैरह जो होते हैं स्किन का, लेकिन विदाउट ब्लीडिंग रहेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मोस्ट कॉमनली लोकल वुंड ट्रीटमेंट और इमीडिएट वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज वैक्सीन वगैरह उसमें करते हैं, और वैक्सीन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अपना ट्रीटमेंट होता है। फिर रहता है कैटेगरी थ्री मतलब जो एक्सपोजर होता है एनिमल बाइट के बाद, मतलब लीक अनब्रोकन स्किन, जो स्किन है वो पूरा कंप्लीट टियर होगा, इसमें ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगा, और लास्ट में जो कंटेमिनेशन वगैरह सैलाइवा का कंटेमिनेशन वगैरह रह सकता है। मतलब कैटेगरी 1 मतलब कुछ होगा नहीं, नॉर्मल फीडिंग का सैलाइवा वगैरह उसका जो एक्सपोजर रहेगा। कैटेगरी 2 मतलब नॉर्मल स्क्रैच वगैरह रहेगा लेकिन ब्लीडिंग नहीं रहेगा। लेकिन कैटेगरी 3 मतलब ब्लीडिंग रहेगा। तो इस कैटेगरी 3 का ट्रीटमेंट क्या है, मेनली लोकल वुंड ट्रीटमेंट, फिर रहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन विथ एंटी रेबीज वैक्सीन, फिर रहता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, मतलब एक इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करते हैं। तो ये अपना ट्रीटमेंट रहता है, डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो वैक्सीनेशन टाइप, एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन टाइप क्या है। टाइप से अपना 2 टाइप्स होते हैं, सेल कल्चर वैक्सीन या फिर एम्ब्रियोनेटेड एग बेस्ड वैक्सीन। तो सेल कल्चर वैक्सीन होती है, इसको ये मोस्टली ह्यूमन डिप्लेट सेल वैक्सीन बोला जाता है, जो कि IM डोज होता है, और ये प्यूरिफाइड कंसनट्रेटेड हाईली एंटीजेनिक वैक्सीन होता है। फिर अपना आता है एम्ब्रियोनेटेड एग बेस्ड वैक्सीन, और ये मोस्टली आइदर IM या फिर ID डोज में दिया जाता है। तो ये अपना था वैक्सीनेशन टाइप, कैसे देते हैं और शेड्यूल की हम आगे बात करेंगे। तो एक्यूट इम्यूनाइजेशन में अपना आता है एंटी रेबीज वैक्सीन का शेड्यूल। तो सबसे पहले आएगा ID डोज रेजिमेन। हमारे पास 2 डोज रेजिमेन है, आइदर ID या फिर IM। तो ID डोज रेजिमेन का क्या है, जो ARV होता है एंटी रेबीज वैक्सीन, वो 0.1 ml देते हैं, जो कि 2 डेल्टल साइड पे 2 डेल्टल साइड उसमें देते हैं। तो शेड्यूल है डे 0 मतलब जब आप वैक्सीन लेंगे या फिर जब आप बाइट होगा, एनिमल बाइट होगा। फिर आगे डे 3 मतलब फॉलोड बाई द फर्स्ट इंजेक्शन, फिर डे 7 एंड डे 28। तो नाउ डेज जो होता है जो ID डोज रेजिमेन है इसको फॉलो करते हैं। तो ये अपना था शेड्यूल एंटी रेबीज वैक्सीन का ID डोज शेड्यूल। तो फिर IM डोज का रेजिमेन कैसे होता है, तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है 5 डोज रेजिमेन या फिर 4 डोज रेजिमेन। 5 डोज को हम SN रेजिमेन बोलते हैं और 4 डोज को जारेब रेजिमेन। 5 डोज का शेड्यूल क्या होगा, 1 डोज ऑन ईच डे 0 ऑन डे 3 और डे 7 डे 14 एंड डे 28, टोटल 5 डे और 5 डोज, मतलब डे के हिसाब से देंगे, 5 वायल्स 5 पीरियड्स। 4 डोज रेजिमेन जो कि जारेब रेजिमेन है, ये होता है अपना 4 डोज मतलब क्या, 2 डोज ऑन डे 0, 1 इन ईच ऑफ 2 डेल्टोइड या फिर 2 थाई, फॉलोड बाई 1 डोज ऑन डे 7 एंड आइदर ऑफ 21 डे और ऑन 28 डे। तो टोटल 4 डोज हो गया अपना ये IM का जारेब रेजिमेन का। तो एंटी रेबीज वैक्सीन जो था वो अपना था एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब हम एक इम्यूनोग्लोबुलिन इंसर्ट करेंगे एंड जिसको एंटी रेबीज सीरम भी बोलते हैं, मतलब एंटीजन वगैरह फार्मेसी के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। तो इसका शेड्यूल जो होता है डे 0 गिवन ऑन द डे ऑफ बाइट, इधर इसको हम डे ऑफ बाइट दे सकते हैं या फिर अपना जो फर्स्ट डोज ऑफ ARV देते हैं, जो कि अपने एक्टिव इम्यूनेशन देते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन, तब हम दे सकते हैं। तो इसका 2 टाइप का होता है, इधर ERIG या फिर HRIG। ERIG मतलब इक्विने रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब इक्विने मतलब हॉर्स से जो फॉर्मेशन किया गया है, और एकदम HRIG। तो हीमोग्लोबिन देते कहाँ है, साइट कहाँ है, इन एंड अराउंड द वुंड, जहाँ पे बाइट हुआ है, बाइट मार्क है, वहाँ पे इन एंड अराउंड द वुंड। और उसके बाद जितना अगर बचा उसको एंटेरोलेटरल थाई ऑफ उसमें देते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करें, डोज कितना देते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द वेट डोज ऑफ ERIG या फिर HRIG इम्यूनोग्लोबिन उसका डोज कैलकुलेट करते हैं। तो यह अपना पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में था। तो सारे कैटेगरी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वैक्सीनेशन क्या क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन क्या देते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं, वो सब बात कर लिए। अब हम बात करेंगे अगर ये प्रीवियसली वैक्सीन, मतलब कोई भी अगर एक पेशेंट आता है और प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है, ऐसा नहीं कि हम सब हर किसी को वैक्सीनेट कर देंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं री एक्सपोजर केस, मतलब कोई भी बंदा अगर बार बार एनिमल बाइट से ARV क्लिनिक आता है तो उसको बोलते हैं री एक्सपोजर केस। तो जो ARV होता है कब देंगे, डे 0 और डे 3। तो ये अपना
टू डोज रेजिमे हो जाता है, जिसमें कि 1 विजिट 2 डे विजिट रहता है, 1 साइड 2 डे विजिट, डे 0 एंड डे 3। अगर सिंगल विजिट करना है तो 4 साइड में एक दिन में दे देते हैं, 4 इंजेक्शन साइड, ARV 0.1 ml इन राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट थाई एंड लेफ्ट थाई, उधर दे के 1 विजिट में 4 डोज खत्म कर देते हैं। तो ये अपना था टोटल ARV के बारे में। So that's all about animal bite, how the disease progress and what are the treatment, what are the vaccination available. So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe the channel Make MBBS Easy. Thank you.